सौदा दिल का तहरीर हबीबा राइट्स एपिसोड 21। आंखें खोलो लड़की, कम ऑन, ओपन योर आइज, गेट अप, हरी अब। वो कल सुबह होते ही वो इसी रूम में आई जहां वो इसे लूटी पुटी हुई हालत में ठंडे ठार फर्श पर अपने होशो खिल से बेगाना पड़ी हुई मिली। फिर इसके पास घुटनों के बल दोसाना होकर बैठते इसने इसके दोनों गाल पर अपनी उंगलियों के पोरों से थपथपाकर इसे आवाज देने लगी। जब वो इसके उठाने पर भी नहीं उठी तो वो मुंह में बड़बड़ाती हुई कमरे से बाहर निकल गई और जग में से पानी अपने हाथ की हथेली पर डालते हुए इसके मुंह पर फेंका, जिस पर वो अपना मुंह दूसरी साइड पर करते खांसते हुए कुछ ही देर में होश में आ गई। रात में खान साहब का लगता है तुम्हारे साथ काफी अच्छा वक्त गुजरा है। वो इसके सरापे का बागौर जायजा लेते तंजिया मुस्कुराहट इस पर उछालती बोली, जिसके कपड़े इस दरिंदे के इसे नोचने की वजह से जगह जगह से फट चुके थे और इसके बरहना अया हो रहे जिस्म पर इसकी दरिंदगी के निशानात इसे सरेआम वासिया दिखाई दे रहे थे। सामने बैठी औरत इसे कोई और ही खलाई मखलूक लगी, जो बजाय इसकी काबिले रहम हालत पर रहम करने के वो इस पर जुमले कस रही थी। वो पल में इस औरत से खौफजदा हुई और पीछे खिसकते हुए बेख्तियार इसकी पहुंच से 2 कदम दूर हुई। वो इससे खौफजदा हुई और अपनी नीली भीगी मुतर्रम निगाहों से इसे देखने लगी। इस तरह वो इसके जिन्स की होकर अपने सामने मौजूद अपने जैसे कमज़ोर जिन्स का इस्तेहसाल कर रही थी। रहो मुझसे, वो मेरा बच्चा, मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। वो अपनी जगह से उठती इसके करीब आने लगी तो वो एक मर्तबा फिर इससे खौफजदा होती हुई अपने दर्द से निढाल हो रहे वजूद को घसीटते हुए फिर से पीछे की तरफ लेकर खिसकी। कौन सा बच्चा माय डियर लेडी? वो जो कल रात को अपनी मौत आप ही मर गया। वो मुंह पर हाथ रखती शैतानी कहका लगाती इसकी लाइल्मी पर मातम करते बोली, वह मेरा बच्चा, कुछ नहीं हुआ इसे, तुम झूठी मक्कार औरत हो। मेरा बच्चा, दूर रहो मुझसे। खबरदार, जो मुझसे मेरा बच्चा छीनने की कोशिश की, मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। वो अपने पेट पर हाथ रखते सिसकियों और हिचकियों के दरमियान रोती हुई मज़ाहमत करते इस दरिंदा सिफ्त औरत को खुद से दूर कर रही थी, जबकि इसकी ये कमज़ोर सी मज़ाहमत इस औरत को इसके इरादों से बास नहीं रख पाई। इसने अपने हाथ में पकड़े इंजेक्शन की सिरिंज को इसके कंधे में बुरी तरह से चबोकर अपनी कामयाबी पर मसरूर सा मुस्कुराई, जिस पर इसके हाथों की मज़ाहमत पल भर में थमी और वो इस इंजेक्शन के ज़रिए असर किसी पत्थर की मूरत की तरह पथराई हुई नज़रों से इस दरिंदा सिफ्त औरत की जहरीली मुस्कुराहट को बेबसी से देखती रह गई, जबकि वो इसे अपना मतलूबा ड्रग्स का इंजेक्शन लगाने के बाद अपनी एक कहर बरसाती निगाह इस पर डालकर इसके ऊपर से फलांग कर गुजर गई। देखिए मिसिस मीर हाकिम, इन्हें हार्ट अटैक आया है। इनकी हालत काफ़ी नाजुक है। 2 घंटे बाद जैसे ही इनकी हालत में कुछ सुधार आता है तो हम इन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट कर देंगे, तब आप इनसे मिल सकते हैं। फ़िलहाल पेशेंट के पास कोई ना जाए और आप मिसिस मीर हाकिम मेरे साथ मेरे कैबिन में आए। जुबिया बेगम ने जैसे ही कुछ कहने के लिए लबों को वाह किया, जब डॉक्टर ने इनकी बात को समझते हुए कि वो क्या कहना चाहती है, इन्हें यह कहकर मना कर दिया कि वो अभी फ़िलहाल इनसे नहीं मिल सकती और इन्हें अपने पीछे आने का इशारा करके अपने कैबिन की तरफ चली गई। मिसिस मीर हाकिम, ये इनकी परसों की रिपोर्ट्स हैं और ये अभी के टेस्टिस जो कुछ देर कबल इनके किए गए। परसों तक इनकी तबीयत में काफ़ी सुधार आ चुका था, जिसकी वजह से हमने इन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया और साथ में हमने आपको सख्ती से ये भी ताकीद की थी कि जितना हो सके आप इन्हें स्ट्रेस से दूर रखें। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ जो वो इतना स्ट्रेस ले गए? वो इनके आगे एक फाइल खिसखसाते इस्तफसार करते हुए पूछ रही थी, जिस पर इनकी आंखों में आंसू रवा दवा हो गए और इन गुजरे 48 घंटों में इनके साथ वक्त की सितम ज़रीफ़ी ने क्या क्या जुल्म ढाया एक बार फिर से इनकी आंखों के सामने लहरा गया। क्या हुआ ज़ोबिया, तुम इतनी परेशान क्यों हो? इनके आंसुओं से भरी आंखों में आंसू देखकर डॉक्टर मारिया फैज़ ने अपनी चेयर छोड़कर इसके पास बराबर में पड़ी चेयर को घसीटकर इस पर बैठते हुए इनके हाथ को नरमी से दबाते पूछा, वह मेरी सुनी, मेरी बच्ची मारिया। वो इसका सहारा पाती हुई किसी
शाख की डाल से टूटकर जमीन पर गिरने वाले पत्तों की मानिंद बिखरते हुए इनके गले से लगते फूट फूट कर रो दी और हिचकियों के दरमियान रोते हुए इन्हें सारी बात बता दी। हिचकियां तो इनकी भी बंद गई थी। आखिर को जुनैशा इनकी रिश्ते में सगी भांजी जो लगती थी, वो अपनी बहन से प्रोफेशनली बात कर रही थी, इसीलिए कि उन्होंने इन्हें कल कितनी हदायत देकर डिस्चार्ज किया था कि वो मीर हाकिम का ख्याल रखेगी, इन्हें स्ट्रेस से दूर रखें। इसके बावजूद इनकी बहन ने इनके सामने कोई स्ट्रेस वाली बात कर दी होगी जिसकी वजह से वह फिर से बीमार हो गए। लेकिन इनके बीमार होने की असल वजह तो इन्हें अब मालूम हुई थी। जुबी मेरी बहन, सब्र करो, मीर भाई की तबीयत जैसे ही संभलती है हम अपनी जुनी को वापस ले आएंगे। वो इनकी पीठ को सहलाते इन्हें तसल्ली देते हुए नम आवाज में बोली। वो इनकी काफी देर तक दिलजोई करती रही। तब कुछ देर के बाद नर्स ने इनके कैबिन में आकर इतला दी कि मीर साहब को होश आ गया है और इनको दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया है, जिस पर वो जुबिया बेगम का हाथ थामती हुई बाहर चली गई। सुबह से शाम और फिर शाम से आधी रात हो चुकी थी। वो यूं ही पिछले 2 हफ्तों से इसी कमरे में मुकीम थी। मुलाजमा इसको धमकी देती कि अगर वो कुछ खाए पिएगी नहीं तो वो ये इंजेक्शन जो इसके हाथ में पकड़ा होता, ये कहकर कि तुम्हें लगाकर हम तुम्हारे बच्चे को मार डालेंगे, जिस पर वह मुलाजमा के ज़बरदस्ती खाना खिलाने पर वह मजबूरी के तहत मारे बांधे 2-3 नवाले ले लेती, क्योंकि वह अभी तक इसी वहम में जी रही थी कि इसका बच्चा इस हादसे में अब तक महफूज है, जिसके चलते मुलाजमा इसकी इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाती और इसे खाना खिला देती। लेकिन अब मुसलसल 3 दिन होने वाले थे, वो कुछ खा पी नहीं रही थी, जिस पर मुलाजमा भी सर दिए अपने काम में मसरूफ़ हो चुकी थी। वो 3 दिन से यूं ही भूखी प्यासी ठंडे फर्श पर पड़ी थी। कमजोरी और नकाहत के मारे इससे अपनी जगह से हिला तक नहीं जा रहा था। अब तो आंखें भी रो रो कर खुश्क हो चुकी थी, जैसे कि मजीद पानी बहाने से इनकारी हो गई हो, और नीली आंखों के डोरे सूझकर लाल अंगारा हो गए थे। वो अपनी बेबसी पर जितना मातम किना होती उतना ही कम था। वो दरिंदा आता और इसकी सिसकियों और हिचकियों का गला घोंटकर इसकी असमत को बेदर्दी से पमाल करके हर बार की तरह सुबह का उजाला फैलते ही खामोशी से चला जाता, जबकि इस दौरान इसकी सोचें ये सोचते सोचते थक जाती कि आखिर इसे किस जुर्म की पाताश में ये सज़ा मिल रही थी। खुदा से मौत मांगती, मगर अभी शायद मौत जैसे इसके नसीब से रूठ चुकी थी। वो जाने कब तक अपनी खुदा से आज़ारी में मसरूफ़ रहती, जब किसी के मखसूस कदमों के चाप ने इसका ध्यान बटा दिया। खुदा से शिकवा करते एक आंसू बेख्तियार इसकी पलकों के बाढ़ से टूट कर गिरा। निगाहे, खाना खा लो, कब तक भूखे रहने का इरादा है तुम्हारा? तुम सोच रही होगी कि अगर मैं कुछ खाऊं पीऊंगी नहीं तो शायद मुझसे तुम्हारी जान छूट जाएगी, पर अफसोस कि इस जिंदगी में तुम्हारे लिए ये नामुमकिन है। हाँ, इस सूरत जो मैं हर दफ़ा तुमसे कहता हूँ, जब मेरा नशा तुम्हें लेकर टूटेगा तो मैं तुम्हें इस कमरे से निकालकर कोठे की रौनक बना दूंगा, क्योंकि तुम पर तबरेज़ खान ने अपनी मेहर लगा दी है और मैं तुम पर ज़िंदगी इतनी तंग कर दूंगा कि तुम खुदा से मौत मांगो और मरना तुम्हें नसीब ना हो। उसके बाजुओं से थामकर अपने मुकाबिल खड़े करते बोला, जानती हो, मैंने तुम्हारा नाम तुमसे पूछने की बजाय खुद से तुम्हारा नाम निगाहें क्यों रखा? वो इसके करीब अपने चेहरे को करते बोला, इसीलिए कि जब मैंने पहली दफ़ा तुम्हें देखा तो मेरी निगाहें तुम्हारी इन नशीली बड़ी सी नीली आंखों में थम सी गई, और मेरे दिल ने इसी वक्त शिद्दत से ख्वाहिश की कि इस लड़की का नाम निगाहें होना चाहिए, जिसको देखते सामने वाले की निगाह थम सी जाए, जिस तरह मेरी निगाहें तुम्हें देखकर थम सी गई। मैंने नकाब की ओट से ही अंदाज़ा लगा लिया कि ये लड़की बला का हुस्न इस निकाब के पीछे छुपाए हुए बैठी है। तभी तो मैं तुम पर वरफ्ता हो गया और सोच लिया कि तुम मेरे इस कैद खाने की जीनत बनोगी। तो फिर बताओ, तुम्हें मेरे इस कैद खाने की जीनत बनकर कैसा लगा? वो इसे अपने साथ घसीटते हुए बेड पर धक्का देते बोला, खुदा तुम जैसे दरिंदे को गार्त करे, थूकती हूँ मैं तुम पर और तुम्हारे इस कैद खाने पर। वो इससे पहले इस पर हावी होकर इसकी हुस्न की रोनाइयों में गुम होकर इसकी ज़ात के बखिए उधेड़ देता। जब वो इसके पास आने पर बकायदा इसके मुंह पर थूकते हुए फुनकारी। खुद को वो कोशिश करके भी चाकर भी मार नहीं पाई थी, क्योंकि वो अपने खुदा की तरफ से दी हुई तिब्बी मौत मरना चाहती थी, ना कि
حرام موت، اور ویسے بھی اسے لگتا تھا جتنی ذلت اس نے ان بیتے دنوں میں اٹھائی ہے وہ تو اسی دن ہی مر گئی تھی جس دن اس کی عصمت تری کی گئی تھی۔ اب تو وہ صرف ایک زندہ لاش بن کر رہ گئی تھی جس کو یہ درندہ نوچ گھسوٹ کر اپنی ہوس بجا کر چلا جاتا۔ چٹاک سالی، میرے آگے زبان چلاتی ہو؟ تو دیکھ اب میں تیرا حال کیا کرتا ہوں۔ اس نے زنیشا کی اس حرکت کے بدلے رکھ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا جس کے چلتے وہ اوندھے منہ ہوئی اور اس کے بالوں کو اپنی سخت بے رحم گرفت میں جکڑ کر وہ اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے اس پر اپنی وحشت کی جنون خیزیاں ثبت کرنے لگا۔ انسپکٹر صاحب دیکھیں، یہ ایک باپ آپ کے آگے اپنے بڑے ہاتھوں کو جوڑتا ہے، مہربانی فرما کر تبریز خان کے خلاف FIR درج کر لیں۔ میری معصوم بچی کو اس نے پچھلے کئی دنوں سے اپنی ہوس بھیجا میں رکھا ہوا ہے، ہماری اس سلسلے میں مدد کریں۔ وہ ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے التجائیہ لہجے میں بولے۔ وہ جب تندرست ہوئے تو حمزہ کو لے کر سیدھا اسی بس اسٹیشن جہاں پر وہ حادثہ ہوا گئے، اور پھر انہی کئی دنوں کی تلاش کے بعد تبریز خان کے فارم ہاؤس کا پتہ چل گیا جہاں پر اس نے زنیشا کو رکھا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اب وہاں اس علاقے میں موجود ایک مقامی پولیس اسٹیشن میں کھڑے وہاں کے پولیس اہلکار سے FIR درج کروانے کے لیے جانے کب سے منتیں ترلے کیے جا رہے تھے، جبکہ وہاں پر موجود پولیس اہلکار تبریز خان کے نام کو سنتے ہی اس کے خلاف FIR درج کرنے سے انکار کر دیا۔ دیکھیں، آپ ہماری بات سنیں، آپ جن کے خلاف FIR درج کروا رہے ہیں وہ یہاں کی جانی مانی ہستی ہے، اور ویسے بھی آپ کے پاس کیا کوئی پختہ ثبوت ہے یا پھر کوئی گواہ جس کی بنیاد پر ہم تبریز خان کو مجرم مان کر ان کے خلاف فوری ایکشن لیں؟ کیا پتہ صاحب، آپ کی بیٹی خود اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہو اور آپ الٹا ان پر الزام لگا کر ان کی ساکھ کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ جاؤ صاحب، جا کر اپنا کام کرو۔ وہ انسپکٹر آئیبرو تیکھی کیے زیر خند لہجے میں بول کر ہاتھ کے اشارے سے انہیں جانے کا بول کر مڑ گیا۔ انسپکٹر صاحب، میری بیٹی ایسی نہیں ہے، آپ ایک بار کوشش تو کریں، آپ جتنا چاہے میں اتنا پیسہ لگانے کے لیے تیار ہوں، بس میری بیٹی کو بازیاب کروا دیں۔ وہ ان کو پلٹتے دیکھ کر اپنے تئیں ایک آخری التجا کرتے بولا۔ کیا کہا تم نے؟ انسپکٹر نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے پوچھا۔ اس کے پیسوں والی بات پر وہ جاتے جاتے چونک کر مڑا تھا۔ یہی کہ میں اپنی بیٹی کو بازیاب کروانے میں اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی لگانے کو تیار ہوں۔ وہ انسپکٹر کے لہجے میں چھپی نیم رضامندی محسوس کر کے اسے پیسوں کا لالچ دیتے بولے۔ کتنا پیسہ لگا سکتے ہو؟ انسپکٹر 2 قدم ان کی طرف بڑھتا دھیمے لہجے میں بولا۔ انسپکٹر پیسوں کا ایسے مطالبہ کر رہا تھا جیسے کہ وہاں کوئی جوا بازی چل رہی ہو کہ کون زیادہ دام لگا کر بازی جیت جائے۔ آپ جتنے چاہے صاحب، میں انتظام کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ وہ اس لالچی انسپکٹر کی ہاں میں ہاں ملاتے بولے۔ 1 لاکھ؟ سوالیہ نظروں سے دیکھتے آبرو اچکا کر پوچھا۔ جج جی، 1 لاکھ میں انتظام کروں گا، بس میری بچی کو بچا لیں۔ ان کے قدم رقم سن کر لڑکھڑائے، لیکن انسپکٹر کے چہرے پر بیزارگی کی شکنیں پھر سے نمودار ہوتے دیکھ کر فوراً سے پیشتر انہیں پیسے دینے کے لیے حامی بھر لی، مبادا کہ کہیں وہ اپنا ارادہ ہی نہ بدل لے۔ اور ویسے بھی انہیں اپنی بیٹی چاہیے تھی، پیسے کا انہوں نے کیا اچار ڈالنا تھا جب ان کی لگتے جگر ہی ان کے پاس نہ ہوتی۔ اس کے بعد وہ ان سے رخصت لے کر وہاں سے چلے گئے، جبکہ ان کے جانے کے بعد انسپکٹر نے اپنے پینٹ کی جیب سے اپنا موبائل نکالا اور ایک مخصوص نمبر پر کال ملا کر کان سے لگا لیا۔ جاری ہے۔ پیارے ریڈر، رمضان کی وجہ سے سارا شیڈول اپسیٹ ہو گیا۔ اب سے کوشش ہوگی میری کہ ڈیلی کی ایپیسوڈ پوسٹ کروں۔ پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر، تب تک کے لیے خدا حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔